हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो पिछले रिएक्ट के सीरीज़ में हमने यूज़ इफ़ेक्ट देखा, ठीक है, यूज़ स्टेट देखा, यूज़ मेमो देखा। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूज़ कॉल बैक, ठीक है। जैसा कि हमारा रिएक्ट सीरीज़ चल रहा है एंड हुक्स की जो कॉन्सेप्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, राइट। एंड आप लोग भी अगर मेरे इस लेक्चर पे आ रहे हो, मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने खुद जब एनालिसिस किया कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है हर एक टाइप के हुक में। तो अगर आप इस लेक्चर पे आए हो तो मुझे ये चीज़ मालूम है कि कुछ ना कुछ दिक्कत होगी आपको समझने में कि यूज़ कॉल बैक क्या होता है, या आप रिविज़न के लिए आए होगे। तो डेफिनेटली मेरे पे उतना भरोसा रखो कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो दूसरों से एकदम हटके होगा। एंड मैं ट्राई करता हूँ हर एक वीडियो में क्योंकि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड मैं हर चीज़ को डेप्थ में रखने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम देखते हैं यूज़ कॉल बैक हुक। सो व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक भैया? यूज़ कॉल बैक हुक क्या है, ठीक है। चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रोड मैप देखेंगे इसका। भैया रोड मैप क्यों देखूंगा मैं? मुझे तो आप बता दो कि यूज़ कॉल बैक होता क्या है, मुझे डेप्थ में नहीं पढ़ना। तो भाई मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना तो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी हैं जो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा। यूज़ कॉल बैक हुक क्या है ना यार, देखो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स एक एक करके बताता हूँ आपको। देखो चीज़ें एक एक करके जब समझोगे तब ज़्यादा सही समझ आएगा अपने को कि हाउ रिएक्ट डिटरमाइंस अ कंपोनेंट री रेंडर। देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो ऐसे हैं ना जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, और वो मैं चाहता हूँ कि पहले कवर करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। कि जब भी कंपोनेंट री रेंडर करता है तो रिएक्ट उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, कैसे डिटरमिन करता है, ओके। ये पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है हमारा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है कि ऑब्जेक्ट डॉट इज़ क्या है भैया, ऑब्जेक्ट डॉट इज़ क्या है, ठीक है। तो दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप पहले नहीं देखे होंगे किसी वीडियो पे, एंड आई ट्राई टू कवर दैट थिंग फर्स्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट इज़ क्या है, डिफ एल्गोरिदम क्या है, इसके बाद रेफरेंशियल इक्वालिटी क्या है, ठीक है। रिएक्ट में रेफरेंशियल इक्वालिटी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ठीक है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैंने इंक्लूड किया है वो है बग। कि बग मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आई जिसके वजह से मेरा यूज़ कॉल बैक हुक मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, पहले क्या दिक्कत आ रही थी भैया मुझे, तो ये है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट यूज़ कॉल बैक डज, यूज़ कॉल बैक का मेन काम क्या है, ठीक है, कुछ तो काम होगा। एंड इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक। अब यहाँ से लेक्चर स्टार्ट है, लेकिन जो पहले का भी हमने डिस्कस किया वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब वो नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि पहले क्या प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम को हम यूज़ कॉल बैक के थ्रू कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को मैं डायरेक्ट तो बता सकता हूँ कि यूज़ कॉल बैक फंक्शन को मेमोराइज करता है, बट मेमोराइज क्यों करता है, पहले क्या दिक्कत आ रही थी भैया, वो बताओ मुझे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक, फिर आएंगे हम सिंटेक्स ऑफ यूज़ कॉल बैक। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको मेरे इस लेक्चर से, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वो पसंद आएगी। सिंटेक्स ऑफ यूज़ कॉल बैक, क्या सिंटेक्स रहता है, व्हेन टू यूज़ कॉल बैक, कॉल बैक को कब इस्तेमाल करना है, ठीक है, और व्हेन नॉट टू यूज़ कॉल बैक, कब इस्तेमाल आपको नहीं करना, ठीक है, कब करना है कब नहीं करना। उसके बाद डिफरेंस देखो भाई कि डिफरेंस बिटवीन यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉल बैक, ये भी डिफरेंस हम देखेंगे। हर चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ना है, मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं हम रिएक्ट मेमो। यूज़ मेमो रिएक्ट मेमो से कैसे डिफरेंस है, कैसे रिएक्ट मेमो, ध्यान से सुनो, कैसे रिएक्ट मेमो यूज़ कॉल बैक के साथ काम आता है, मेन काम क्या होता है रिएक्ट मेमो का, ठीक है। फिर हम आएंगे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, दो प्रोजेक्ट्स रहेगा। देखो पहला प्रोजेक्ट जो है ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या रहेगा, एक सिंपल बटन लेंगे हम, एंड इसके क्लिक करने पे क्या होगा,
कुछ इंक्रीमेंट होगा, लाइक 4 से 5 हो जाएगा, ऐसे कुछ काउंटर हम क्रिएट करेंगे, इस चीज़ को कॉल बैक के थ्रू हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स यही बताते हैं, तो मैं बेसिक में ये रखूँगा और एडवांस अगर आपको प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्रिएट करना है यूज़ कॉल बैक हुक को अच्छे से समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो इसका मैं डिस्क्राइब वैसे भी करूँगा, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। भैया आपने बता तो बहुत कुछ दिया, बट अब स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, तो सबसे पहला चीज़, हाउ रिएक्ट डिटरमिन अ कंपोनेंट री-रेंडर, कि किसी कंपोनेंट को कब मुझे री-रेंडर करवाना है, वो रिएक्ट को कैसे समझ आती है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने वही चीज़ इंक्लूड किया है जो अपने लिए ज़रूरी है। इन रिएक्ट स्टेट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रेंडर द कंपोनेंट स्टेट ऑन ब्राउज़र, ठीक है। स्टेट वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस चीज़ को रेंडर करवाने के लिए। व्हेन स्टेट चेंजेस री रेंडर इट, मतलब जब स्टेट चेंज करता है तो कंपोनेंट को री रेंडर करो विथ न्यू डेटा एंड कीप यूज़र इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ स्टेट लिखा है, लेकिन स्टेट के साथ आप लोग यहाँ पे प्रॉप्स भी लिख लेना। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रॉप्स। व्हेन स्टेट एंड प्रॉप्स चेंजेस री रेंडर इट, किसको री रेंडर करो? कंपोनेंट को री रेंडर करो विथ न्यू डेटा एंड कीप यूज़र इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, ठीक है। आप लोग लिखते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने पॉइंट्स में इंक्लूड किया है, रिएक्ट ओनली री रेंडर्स इफ़ देयर इज एन चेंज इन वेरिएबल एंड प्रॉप्स। यहाँ मैंने इंक्लूड कर दिया इसको, कोई बात नहीं, कि रिएक्ट री रेंडर तभी करता है जब उसके वेरिएबल में या फिर प्रॉप्स में, प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं, तब वो री रेंडर ट्रिगर्ड करेगा। क्या करेगा? ट्रिगर्ड। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, रिएक्ट ऑलवेज कंपेयर द प्रीवियस डेटा। रिएक्ट क्या करता है? कंपेयर करता है, किस चीज़ को? प्रीवियस डेटा एंड न्यू डेटा यूजिंग डिफ एल्गोरिथम। मैंने देखो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मेरे पास क्या है? एक बटन है, ओके। इस बटन के क्लिक करते ही मेरा जो काउंट 2 था वो 2 से 3 हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करेगा रिएक्ट भाई साहब, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करेगा। आप ये लाइन पढ़ो कि रिएक्ट ऑलवेज कंपेयर द प्रीवियस डेटा एंड न्यू डेटा यूजिंग डिफ एल्गोरिथम। डिफ का मतलब होता है एक डिफिंग, पूरा जो फुल फॉर्म है ना इसका, DIFFING, ठीक है, डिफिंग एल्गोरिथम प्लस ऑब्जेक्ट डॉट इज एल्गोरिथम। अब देखो, अब मैं एक टास्क भी देने वाला हूँ आप लोगों को, तो वो चीज़ अच्छे से समझना। यहाँ पे रिएक्ट क्या करता है ना, कंपेयर करता है प्रीवियस डेटा एंड न्यू डेटा यूजिंग डिफ एल्गोरिथम प्लस ऑब्जेक्ट डॉट इज एल्गोरिथम। ऑब्जेक्ट डॉट इज एल्गोरिथम जो है ना अपने पास, ये जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा काम आता है। कहाँ काम आता है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इफ़ द वैल्यू इज सेम, अब यहाँ देखो, यहाँ कैच ये है कि इफ़ द वैल्यू इज सेम, मतलब अगर ये दोनों वैल्यू जो मैंने लिखा है, प्रीवियस वैल्यू एंड करंट वैल्यू, ये दोनों अगर वैल्यू सेम होगा तो डोंट री रेंडर। तो री रेंडर करने की कहाँ पे री रेंडर करना है? UI पे। तो UI पे रेंडर करने की आवश्यकता नहीं है चीज़ों को। लेकिन अगर कोई चेंज है, अगर 2 से वैल्यू 3 हो रहा है, 2 से अगर वैल्यू 3 हो रहा है तो आप क्या करोगे? UI पे अपडेट कर दोगे, ठीक है, री रेंडर करवाओगे कंपोनेंट एंड अपडेट करवा दोगे। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था हमारे को यहाँ पे ये समझना था कि रिएक्ट कैसे री रेंडर कर रहा है, जब कोई स्टेट वेरिएबल या फिर प्रॉप्स चेंज हो रहा है तब वो री रेंडर करवाएगा, ट्रिगर करवाएगा। एंड सेकंड, जो वो एल्गोरिथम चूज़ कर रहा है वो एक डिफ एल्गोरिथम है, दूसरा ऑब्जेक्ट डॉट इज एल्गोरिथम है। हम इसके बारे में और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करो। इतना समझ आ गया? चलो, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को बस एक ओवरव्यू चाहिए था। हमें मेन कॉल बैक पढ़ना है, ठीक है, हमें यूज़ कॉल बैक पढ़ना है, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज एल्गोरिथम जो है
उसका क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट रहता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसका पे मैं पहले बता दूँ, इसके कई सारे आर्टिकल्स मैंने देखे हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज़ के ऊपर, बट मेन जो आर्टिकल है वो डिफ एल्गोरिदम प्लस ऑब्जेक्ट डॉट इज़, इस दोनों में ये काम आप लोगों का है कि आप लोग कमेंट में ये बताओगे या किसी भी आर्टिकल का लिंक दोगे जिसमें कि ये स्टेटेड होगा कि ऑब्जेक्ट डॉट इज़ रिएक्ट में कैसे काम आता है। ठीक है, ये आप लोगों का काम है, क्योंकि मुझे ये आर्टिकल नहीं मिली तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, बट हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई आर्टिकल मिले तो आप कमेंट में बता देना। चलो इस चीज़ को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट इज़ जो एल्गोरिदम है ना, ये कंपैरिजन में काम आता है। ये क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, वेन एवर स्टेट चेंजेस देन रिएक्ट कंपेयर। जब भी कोई स्टेट चेंज होगा तो रिएक्ट क्या करेगा, कंपेयर करेगा। क्या कंपेयर करेगा कि जो प्रीवियस वैल्यू था और जो बाद की वैल्यू है, वैल्यूज़ आर अनडिफाइंड और नल, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब अगर सेम है तो रेंडर नहीं करवाएगा, अगर डिफरेंट है तो रेंडर करवाएगा। मतलब ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज़ के जो सेटिस्फाइड, एक मिनट, ओके, ठीक है, मतलब कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड अगर होते हैं। यहाँ देखो आप, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, अगर ये सारे कंडीशंस जो मैंने डिफाइन किए हैं, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं मतलब कि रेंडर नहीं करवाओ। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस आएगा तब आप यूआई पे रेंडर करवा दो। क्या करवा दो, यूआई पे रेंडर। समझ आ गया। तो पहला कंडीशन जो है कि बोथ वैल्यूज़ आर अनडिफाइंड और नल, रिएक्ट कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है, ये सारे कंडीशंस को। दूसरा कंडीशन क्या है, बोथ वैल्यूज़ आर ट्रू और फॉल्स। तीसरा क्या है, बोथ वैल्यूज़ आर स्ट्रिंग्स एंड हैज सेम कैरेक्टर और लेंथ। ये सारी चीज़ को एकदम डिटेल में वो कंपेयर करेगा। फोर्थ क्या है, बोथ वैल्यूज़ आर नंबर विथ सेम वैल्यू और नॉट अ नंबर। ठीक है। एंड फिफ्थ क्या है कंडीशन, बोथ वैल्यूज़ आर ऑब्जेक्ट्स दैट पॉइंट्स टू वन मेमोरी लोकेशन। इस पांचवें पॉइंट पे ना आप लोग गौर करना, क्योंकि मैं इस चीज़ को आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट डॉट इज़ एक एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो वेरीफाई करता है। ये अपने एंड पे, ऑब्जेक्ट डॉट इज़ अपने एंड पे ये सारी कंडीशंस को वेरीफाई करेगा। उसके हिसाब से ये क्या करवाएगा, इसके हिसाब से ये करवाएगा रेंडरिंग, क्यों रेंडरिंग करवाएगा यूआई पे। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है मुझे मालूम है, तो आपको इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या लिखा है नीचे, जब भी इनमें से एक भी कंडीशन इक्वल नहीं होती तो री रेंडर द कंपोनेंट। समझ आया कि जब भी दो चीज़ कोई भी कंडीशन इक्वल नहीं होती तो री रेंडर करवाओ एंड रिक्रिएट द फंक्शन। देखो री रेंडर जब करवाते हैं ना, ध्यान से समझो इस चीज़ को, कि जब हम अपने कंपोनेंट को री रेंडर करवाते हैं तो क्या होता है, जो उस कंपोनेंट में फंक्शंस होते हैं ना, उस कंपोनेंट में फंक्शंस होते हैं वो रिक्रिएट होते हैं। वो क्या होते हैं, रिक्रिएट होते हैं। इतना बुझे आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट इज़ का इतना कर्तव्य था इस चीज़ में, इतना हिस्सेदारी था। ठीक है, इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में मैंने ये चीज़ इंक्लूड किया है, दिखाऊंगा मैं। ठीक है, जब मेमोरी लोकेशन सेम होता है दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तब वो अपडेट नहीं होता है। अगर सेम कुछ भी होगा तो अपडेट नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंट हुआ तब अपडेट हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग या तो खुद से डिस्कस करो या तो खुद से एनालिसिस करो। ठीक है, फिर कमेंट करो कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आया, तो साथ देखेंगे उस चीज़ को। अब देखते हैं रेफरेंशियल इक्वालिटी। रेफरेंशियल इक्वालिटी क्या है ना, ऑब्जेक्ट और वैल्यूज़ दैट हैव सेम मेमोरी लोकेशंस। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। ऑब्जेक्ट और वैल्यूज़, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कोई ऐसा वैल्यूज़ दैट हैव सेम मेमोरी लोकेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट वैल्यूज असाइंड लेटर।
इसका ये मतलब है कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में नेम मैंने डाला ABCD, ध्यान से समझा। इस ऑब्जेक्ट में मैंने नेम पहले डाला था, नेम ABCD, ठीक है। इसके बाद मैंने बीच में एक बटन यूज़ किया, एक बटन, ओके। इस बटन के क्लिक करते ही क्या होगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसमें मैंने नेम अपडेट कर दिया XYZ, ठीक है। पहले मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, ABCD, जिसमें नेम था ABCD। बाद में मैंने बटन के क्लिक करने पे क्या करवा दिया उसको, नेम XYZ। अब बताओ मुझे, क्या ये UI पे रेंडर करेगा? UI पे अगर मैं नेम को एक्सेस करूं तो क्या देगा? UI पे बताओ, अगर मैं नेम को एक्सेस करवाऊं तो क्या देगा? ठीक है, आप लोग सोचो। तो सिनेरियो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन सेम होगा, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का सेम होगा, ठीक है, तो हम क्या करवाएंगे, तो ये UI पे रेंडर नहीं करवाएगा इस डेटा को, समझ आया? तो ये क्या करेगा, UI पे पहले वाला ये वैल्यू मुझे ABCD दे देगा, ये अपडेट नहीं करवाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझो। रेफरेंशियल इक्वालिटी में क्या होता है कि अगर मेमोरी लोकेशन, ठीक है, सेम है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने वैल्यूज़ बाद में चेंज कर दी, मेमोरी लोकेशंस फिर भी अगर सेम है तो वो UI पे अपडेट नहीं होगा। इफ़ द लोकेशंस आर सेम देन डोंट री रेंडर, एल्स री रेंडर एंड रिक्रिएट द फंक्शन। अगर मेमोरी लोकेशंस को डिफरेंट मिलेगा तो वापस फंक्शन को रिक्रिएट करो, वापस री रेंडर करो पूरा इंटायर कंपोनेंट में, समझ आया? अब मेन जो है ना, देखो ये होता है काम कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यही फंक्शन हर जगह पे जब हम कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, इसको कहीं पे भी आप यूज़ कर रहे हो, तो डायरेक्ट हम फंक्शन यूज़ नहीं करते, हम उसका एक रेफरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। When component re-renders, then functions defined are recreated again, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत इंक्लूड किया मैंने, आप लोग समझ चुके होंगे मेरे कहने का तात्पर्य। आगे बढ़ें, चलो। रेफरेंशियल इक्वालिटी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं बग मतलब कोई एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे अभी। प्रॉब्लम क्या आई भैया? Consider an example when I am changing the data of an object later and I want this data to reflect on my UI. जस्ट अभी मैंने ये चीज़ करके दिखाया यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड एंड यहाँ देखो दिखाया मैंने, ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिया था, वापस बटन के क्लिक करने पे ऑब्जेक्ट का डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो UI पे अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया आपका मेमोरी लोकेशन सेम है। तो भाई क्या दिक्कत है? तो भैया ये चीज़ object.is को पसंद नहीं है, इसके हिसाब से ये दोनों डिफरेंट होगा तभी ये रेंडर करवाएगा UI पे। 5th पॉइंट ये इसलिए बोला था मैंने कि आएंगे इस चीज़ पे वापस, ठीक है। object.is भाई साहब को ये चीज़ पसंद ही नहीं है, उसको चाहिए डिफरेंट वैल्यू, उसको चाहिए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, जो कि यहाँ पे मिला नहीं। मेमोरी लोकेशन दोनों ऑब्जेक्ट का सेम था। तो आगे देखते हैं, बट इट डिडंट, व्हाई? That's mainly because they are pointing to same memory location according to the 5th property of object.is algorithm। समझ आया? object.is algorithm के 5वें प्रॉपर्टी के हिसाब से वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन मेमोरी लोकेशन दोनों का सेम है। Hence we use callback hook to memorize functions and stop them to recreate based on dependency। इस लाइन को आप 3 से 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, तब समझो इस चीज़ को, ठीक है। अभी तक क्या दिक्कत था कि मैंने डेटा चेंज किया। ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज किया और मैं चाहता हूं कि UI पे अपडेट हो, लेकिन object.is के प्रॉपर्टी की वजह से वो नहीं अपडेट करवा रहा है, उस फंक्शन का वो रेफरेंस पास नहीं कर रहा है।
ठीक है, उस फंक्शन का ये रेफरेंस पास नहीं कर रहा है, इसका पास ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट इज अपने एंड पे ये चीज़ स्टॉप करके रखा है कि मेरा वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मैं क्यों कंपोनेंट को री रेंडर करवाऊँ। ठीक है, तो यूज़ कॉल बैक भाई साहब आए, यूज़ कॉल बैक भाई साहब आए एंड इन्होंने ये बोला कि ठीक है, जो भी फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन है पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये वी यूज़ कॉल बैक हुक टू मेमोराइज फंक्शन, फंक्शन को क्या करना है, मेमोराइज करना है। मेमोराइज आपको नहीं पता क्या होता है भैया, तो आप जाओ इससे पहले वाले लेक्चर यूज़ मेमो पे, आपको मेमोराइजेशन समझ आ जाएगी। एंड स्टॉप देम टू रिक्रिएट बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, इसमें डिपेंडेंसी होती है कुछ, अगर सिंटेक्स में हम देखेंगे तो उस डिपेंडेंसी के हिसाब से आप रिक्रिएट करवाओ या फिर री रेंडर करवाओ, री रेंडर करवाओ। यूज़ कॉल बैक खुद के अंदर वो फंक्शन का रेफरेंस स्टोर करेगा, ये चीज़ समझो आप लोग। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा खुद को भी समझाता हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को बस बता रहा हूँ, मैं खुद को समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, यूज़ कॉल बैक खुद के अंदर वो फंक्शन का रेफरेंस स्टोर करेगा एंड देन रिटर्न व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब ये उस पर डिपेंडेबल ही नहीं है। यूज़ कॉल बैक जब हम यूज़ करेंगे, यूज़ कॉल बैक जब हम यूज़ करेंगे, जो भी इसका सिंटेक्स है, ठीक है, तो ये बोलेगा कि भाई ठीक है, आपने जो भी एल्गोरिदम लगाया उसको अभी आप लोग क्या करो, पॉज पे रखो, मैं अपने एंड पे चेक करूँगा, खुद के अंदर ये फंक्शन स्टोर करके रखूँगा, जो भी आपका फंक्शन होगा, एंड इसका एक रेफरेंस पास करूँगा, इसका एक रेफरेंस पास करूँगा जहाँ पे भी आपको कंपोनेंट में इसका रिक्वायरमेंट है। बुझे इस कॉन्सेप्ट को, समझ आ गया, कोई भी तफलीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि यूज़ कॉल बैक को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, वापस पढ़ लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट यूज़ कॉल बैक डज, भैया आपने तो बता दिया कि यूज़ कॉल बैक क्या करता है, एक मेमोराइज कर रहा फंक्शन को। ठीक है, वापस से देखते हैं। यूज़ कॉल बैक स्टोर्स द फंक्शन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, खुद में वो फंक्शन को स्टोर करके रखेगा। एंड व्हेनेवर पेरेंट रेंडर्स, ध्यान से समझो, अब पेरेंट चाइल्ड का खेल आ रहा है। कौन आ रहा है, मेरे साथ एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। क्या है, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। ठीक है, व्हेनेवर पेरेंट री रेंडर्स, पेरेंट क्या करेगा, री रेंडर कर रहा है, मैं ऐसे एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब री रेंडर। ठीक है, ठीक है, री रेंडर, पेरेंट जब भी री रेंडर करेगा, सेम ऑब्जेक्ट इज पास टू चाइल्ड। ठीक है, एंड चाइल्ड री रेंडर इज प्रिवेंटेड। कॉल बैक क्या किया, पहला काम कॉल बैक क्या किया, खुद के अंदर ये फंक्शन स्टोर करके रखा। ठीक है, एंड व्हेनेवर पेरेंट री रेंडर, और जब ये पेरेंट री रेंडर करेगा तो सेम ऑब्जेक्ट किसको पास कर दो आप, चाइल्ड वाले कंपोनेंट को। एंड चाइल्ड री रेंडर इज प्रिवेंटेड, चाइल्ड का री रेंडर जो होता है ना वो प्रिवेंट हो जाता है इससे। एज वी नो दैट फंक्शन रेफरेंस इज पास्ट नॉट वैल्यू। अब ये क्या करेगा, खुद के अंदर ये फंक्शन रखा, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, लेकिन कैसे पास करेगा, ये एज अ रेफरेंस पास करेगा, डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर रहा उस चीज़ का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास, मतलब फंक्शन डायरेक्ट पास नहीं कर रहा है, उसका रेफरेंस पास कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यूज़ कॉल बैक का, मेन ये काम है। एंड जब भी हम यूज़ कॉल बैक, हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं, जब भी हम यूज़ कॉल बैक यूज़ करेंगे ना, मैं ज़्यादा ही लगता है फास्ट बोल रहा हूँ, डोंट वरी, जब भी हम यूज़ कॉल बैक यूज़ करेंगे तो चाइल्ड कंपोनेंट जो हम यूज़ करेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट है ये मेरा, इसको मुझे रैप करना पड़ेगा रिएक्ट डॉट मेमो बोल दो या फिर डायरेक्ट मेमो बोल दो आप भैया, ये क्या, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं अगर चाहता हूँ कि चाइल्ड री रेंडर ना करे, चाइल्ड री रेंडर ना करे, तो उस कंडीशन में हम ये यूज़ करेंगे। चलो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप अभी हम देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। इस कॉन्सेप्ट को समझ आया कि व्हाट यूज़ कॉल बैक डज, खुद के अंदर वो फंक्शन स्टोर कर रखेगा, एंड जहाँ पे भी जिस भी कंपोनेंट में मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसका एक रेफरेंस पास कर देगा। समझ आ गया, चलो व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक, यहाँ से अभी लेक्चर स्टार्ट होता है, बट डेफिनेटली वी डोंट हैव इनफ टाइम फॉर दिस।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट 5 मिनट और देख लो, ठीक है। यूज़ कॉल बैक क्या होता है? अ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म इन रिएक्ट। अब आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, बहुत शॉर्ट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चीज़। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म इन रिएक्ट दैट हेल्प्स अननेसेसरी रीरेंडर। एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका है जो क्या कर रहा है? अननेसेसरी रीरेंडर ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट को ये प्रिवेंट कर रहा है। अननेसेसरी रीरेंडर ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट को ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। समझ आया? व्हेन पेरेंट रीरेंडर, मतलब मान के चलो मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है और इस पेरेंट कंपोनेंट के पास एक स्टेट है एस, ठीक है। अब एस को जब मैं किसी भी बटन के थ्रू, ऐसे ही एग्जांपल कंसिडर करो, एस को मैं किसी भी बटन के क्लिक करते ही आप इसके, चलो एक्स ले लो, यहाँ एस के बदले एक्स ले लो। एक्स हमारे पास एक स्टेट था, बटन के क्लिक करते ही एक्स वैल्यू वाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट क्या होगा? वाई के अपडेट होते ही यहाँ बीच में क्या यूज़ हो रहा है? डिफ और ऑब्जेक्ट डॉट इज, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि वे वैल्यू कंपेयर करेगा फिर वो, ठीक है। फिर यहाँ पे जब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जब इसको डिफरेंस मिल जाएगा तो ये बोलेगा ठीक है मैं अपडेट कर देता हूँ अब, लेकिन अपडेट होने से पहले हमारा पेरेंट कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर करेगा, ठीक है, रीरेंडर करेगा। लेकिन अब ये चेक करेगा कि क्या पेरेंट के कोई चाइल्ड भी है। अब यहाँ पे कोई चाइल्ड भी है, भले वो इस प्रोसेस में काम ना आए, भले वो चाइल्ड कंपोनेंट इस प्रोसेस में काम ना आए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या होगा ना, पेरेंट जब भी रीरेंडर करेगा, क्या हो रही है तो समझ आ गया, जब भी पेरेंट रीरेंडर करेगा चाइल्ड भी रीरेंडर करेगा। चाइल्ड को मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, वो बोलेगा भैया मेरे पेरेंट तो रीरेंडर कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, ठीक है। नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा, जस्ट होल्ड ऑन। समझ आ गया? देखो यहाँ पे तो ये वही समझा रहा था मैं कि जब भी पेरेंट रीरेंडर करेगा, ये रहा मेरा पेरेंट, ये रहा मेरा पेरेंट, जब ये रीरेंडर करेगा तो चिल्ड्रन बोलेगा कि भैया मैं भी रीरेंडर करूँगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कॉल बैक फंक्शंस आर कैश्ड बिफोर बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। कॉल बैक फंक्शन जो हम लिखते हैं वो किस पे बेस्ड होता है? डिपेंडेंसी पे बेस्ड होता है। इफ वैल्यू डज नॉट चेंज सेम फंक्शन इज रिटर्न अवॉइडिंग रिक्रिएशन ऑफ फंक्शन। कॉन्सेप्ट वही है यार, कॉन्सेप्ट वही है कि मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये फंक्शन एज अ रेफरेंस हर जगह पास हो रहा है, जिस भी कंपोनेंट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब फंक्शन को क्या किया जाता है? कैश किया जाता है। हम यूज़ कॉल बैक यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कॉल बैक, तो ये क्या करेगा ना, फंक्शन, ये रहा फंक्शन, इसको खुद में जाके स्टोर करवा लेगा, फंक्शन को खुद में स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब जब भी किसी डिपेंडेंसी में, मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, जब भी डिपेंडेंसी में एक्स डिपेंडेंसी है ये चेंज होगा, तब ये बोलेगा वापस इस फंक्शन को रिक्रिएट करो। अगर एक्स डिपेंडेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसको रिक्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले जो मेरे पास था उसी का रेफरेंस मैं पास कर दूंगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रिपीट में देखो, नहीं आए फिर कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक, समझ आ गया। सिंटैक्स ऑफ यूज़ कॉल बैक, एक काम करो, सिंटैक्स ऑफ यूज़ कॉल बैक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। एंड जस्ट मैं इसके बाद ही ला रहा हूँ, क्योंकि हाफ एन आवर का हमारा बेसिक मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। एंड व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक तक हमने देखा है इस लेक्चर में। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, एंड किसी भी पॉइंट पे आपको लगे दिक्कत तो आप बता देना। एंड जो मैंने आर्टिकल वाला काम दिया आप लोगों को कि object.is पे आप लोग रिसर्च करो एंड कमेंट में बताओ, कमेंट में लिंक शेयर करो उस चीज़ का, हम लोग इसमें और भी डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलो ध्यान रखो भाई।